नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बिहार में हुए जाति सर्वेक्षण की गूंज अब देश भर में सुनाई पड़ने लगी है। माना जा रहा है कि विपक्ष को चुनाव जीतने का एक मुद्दा मिल गया है, एक हथियार मिल गया है। तभी तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी घूम घूम करके ये कहने लगे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी वो उतने हक का अधिकारी। लेकिन बीजेपी ने भी विपक्ष के इस हथियार की काट ढूंढ ली है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी सनातन के सहारे ही मैदान में उतरेगी। तभी तो सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक जगह जगह पर सनातन का जिक्र और फिक्र किया जा रहा है। अभी ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 2024 का चुनाव इंडिया अलायंस की जाति जनगणना वर्सेस बीजेपी का सनातन पर होगा? क्या बीजेपी ने जाति जनगणना की काट सनातन में ढूंढी है? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। घर वापसी का नाम 2024 में बनेगा काम। योगी ने कराची नाम लिया, क्या संदेश दिया? टारगेट सेट, घर वापसी से मजबूत होगी पैठ। तुष्टिकरण और धर्मांतरण 24 में नया समीकरण। जातीय जनगणना की काट सनातन से ही आस। आर्य समाज का कार्यक्रम, योगी आदित्यनाथ खास मेहमान। कार्यक्रम में संबोधन, सनातन की फिक्र, घर वापसी का जिक्र, कराची का नाम। योगी ने सनातन पर लाइन खींचकर योगी ने साफ संदेश दिया है कि 24 की बैटिंग सनातन की पिच पर ही खेली जाएगी। हम जब आर्य समाज की बात करते हैं, एक उस कालखंड में निर्भीकता के साथ कार्य करना कितना कठिन रहा होगा। जब ब्रिटिशर के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर तुष्टीकरण की नीतियों को थोपने का कार्य हो रहा होगा, और तब आर्य समाज वैदिक धर्म की बात कर रहा हो, चारों वेदों की बात कर रहा हो, कितना कठिन रहा होगा। एक तरफ मुगल कालखंड में हुए धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को और ब्रिटिश कालखंड में भी धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को जवाब घर वापसी के कार्यक्रम के माध्यम से जब आर्य समाज दे रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा। छुआछूत के खिलाफ एक अभियान चलाने का कितना कठोर निर्णय उस समय रहा होगा, जिसको समाज ने स्वीकार किया। और देखते ही देखते भारत का एक बड़ा भूभाग, यहां तक कि आप चले जाइए कराची तक, वहां पर भी आर्य समाज का वही बोलबाला था जो आपको बस्ती में सुनाई देता है। वैसे तो सनातन का जिक्र और फिक्र योगी हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन सनातन का जिक्र करने में तेजी तब से ज्यादा आई है जब इंडिया गठबंधन जातीय जनगणना को हवा दे रहा है। क्योंकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि जातीय जनगणना के मुद्दे को जितनी हवा मिलेगी, बीजेपी को 2024 में उतना ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए बीजेपी जातीय जनगणना की काट सनातन में ढूंढ रही है। बीजेपी सनातन की पिच पर बैटिंग कर चुनाव को 80-20 करना चाहती है, और अगर बीजेपी अपने इस फॉर्मूले को लागू करने में कामयाब हो जाती है तो फिर इंडिया गठबंधन का जातीय जनगणना का मुद्दा हवा हवाई हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि 2024 में आखिरकार किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और इसी के साथ साथ क्या जातीय जनगणना के जरिए विपक्ष कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रंप कार्ड खेलने की कोशिश में है, और इधर बीजेपी की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर, जुड़े हुए हैं। नाजिम खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। नाजिम खान जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पाकिस्तान का नाम लिया, कराची का नाम लिया, घर वापसी की बात कही, इससे क्या संकेत मिलते हैं? देखिए कीर्ति जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी ने कराची और क्यों जाता है, आपका कनेक्शन थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। एक बार मैं आपके पास लौटूंगी, इससे पहले मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी का रुख कर लेती हूँ। आपका कनेक्शन ठीक करवाते हैं अभी। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस भी एक एक करके अपने पत्ते खोल रही है, तो इधर बीजेपी ने भी अपना साफ कर दिया है कि सनातन के पिच पर ही खेलेंगे।
तो किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? जातीय जनगणना को भुनाएंगे या फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? मेरे को लगता है कि प्रदेश को अच्छा लगता अगर माननीय योगी जी 6.5 साल के बाद अपने विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़ते और विकास की जो बातें उन्होंने करी है तो उनको बताने का काम करते हैं, क्योंकि योगी जी खुद जानते हैं कि 6.5 साल का जो कार्यकाल है वो केवल माननीय अखिलेश यादव जी के किए हुए विकास कार्यों को फीता काटने में गया है। तो इसलिए निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी पर, जो कि हर चुनाव में आता है, भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम उसी पिच पे चलने का काम कर रहा है, क्योंकि विकास इनके लिए बहुत दूर की कोड़ी साबित हुआ है। और निश्चित तौर पे आज जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रही है और जो हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उन लोगों को जाति जनगणना के माध्यम से सोशल जस्टिस मिले, इस लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम कर रही है और इसी विचार को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो हमारी सोच है वो हमारी सोच है कि लोहिया और माननीय अम्बेडकर साहब का जो भारत है सपनों का, वो तभी बन सकता है जब सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ी जाए, जाति जनगणना करी जाए। और निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय की लड़ाई तभी पूरी हो सकती है जब पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को साथ लेके आगे बढ़ाए। ठीक है, मैं बाकी के गेस्ट को भी एक बार चर्चा में जोड़ लेती हूँ। दीपक बघेल जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए। दीपक बघेल जी, आपका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ योगी अर्पित दास, हिंदू धर्मगुरु बने हुए हैं। योगी अर्पित दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। दीपक बघेल जी, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने, ठीक है, उनका कनेक्शन भी शायद टूट रहा है तो दोबारा से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। योगी अर्पित दास जी, हालांकि इस चर्चा की शुरुआत में मैंने सवाल पूछा था नाजिम जी से कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से पाकिस्तान, कराची, घर वापसी का जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो उनका कनेक्शन वीक था, हम नहीं उन्हें सुन पाए थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आखिरकार वो ये सब बातें करके, वो भी जब चुनाव नजदीक है, क्या संकेत देना चाहते हैं? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी चुनाव को लेके कोई बात नहीं कहते हैं और वो हमेशा खुलकर बोलते हैं। वो इसलिए खुलकर बोलते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री से पहले एक संत हैं और एक बहुत बड़ी गोरक्ष पीठ के महंत हैं। अभी हमारे समाजवादी साथी बोल रहे थे कि माननीय अखिलेश जी और योगी जी ने विकास नहीं किया, अखिलेश जी के विकासियों को वही 6 वर्ष में कर रहे हैं। यदि इन्होंने विकास किया होता तो इन्हें जनता इस तरीके से ठुकराई न होती। और हम लोग विकास तो हमारा एजेंडा है ही, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। लेकिन जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो आपको बता दें बहन, यथा सत्य है। तुष्टीकरण की राजनीति, चाहे वो कराची हो, उन्होंने आर्य समाज के कार्यक्रम में वो गए थे, आर्य समाज के कार्यक्रम में उन्होंने घर वापसी का जिक्र किया और कहा कि आर्य समाज जिस तरह से पहले घर वापसी का एक बड़ा अभियान चला रहा था, अब वक्त आ गया उसे दोबारा चलाने का। तो इसके हम क्या मायने समझे? घर वापसी से क्या मतलब है? घर वापसी का मतलब है कि जो लोग डर से, भय से, आतंक के भय से, जो लोगों सनातन से अन्य धर्मों में चले गए, अब उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आपको लगता है कि ये वक्त की जरूरत थी? आपको लगता है वक्त की जरूरत है अभी भी? बिल्कुल वक्त की जरूरत। ठीक है, एक बार नाजिम जी भी अपनी बात रख दे, फिर उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। नाजिम जी। कीर्ति जी, देखिए, जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठते हुए इस तरह की बातें घर वापसी की करना, ये कहाँ है? अगर इन्हीं बातों को अगर कोई भारत का अगर मुसलमान अगर कह देता तो उस पर अभी धर्म परिवर्तन का नाम लेकर उस पर राष्ट्रपति के तहत कार्रवाई हो जाती। देश के अंदर भी एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाता कि देखिए, एक मुसलमानों की फौज आ रही है धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, इस तरीके की बातें पूरे देश के अंदर फैलाई जाती। लेकिन जबकि संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरीके, लेकिन नाजिम जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार ये स्पष्ट करते हैं कि घर वापसी किसी जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि स्वैच्छिक इच्छा से। लेकिन जो धर्मांतरण होता है वो लालच देकर होता है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर बना करके होता है, उसे बिल्कुल गलत माना जाता है। आतंक डराकर उसे मारने की धमकी देकर ऐसे लोग धर्म परिवर्तन
नहीं है। मेरे इस्लाम हमेशा अमन और सुकून का पैगाम देता है और भारत के किस तरीके से आगे बढ़े, सारी तरक्की हो, भारत का मुसलमान ये चाहता है। लेकिन जब बात आती है एक समुदाय को लेकर के घर वापसी करने की, तो मैं ये पूछना बार बार चाहता हूँ कि ये सारी बातें जो मुसलमानों के ऊपर ही लागू कर दी जाती है, अगर मुसलमान का कोई भी धार्मिक गुरु अगर धर्म का प्रचार करता है तो उसको फंसा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है कि ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो मैं बार बार कीर्ति जी इसकी बात को कहूंगा कि संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरीके की बातें करना उचित नहीं है, क्योंकि देखिए योगी जी के लिए सब बराबर है, हिंदू भी और मुस्लिम भी। अगर आप ये बात बिल्कुल उनके लिए सब बराबर है, तभी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए, वो योजनाएं भी अल्पसंख्यक समाज तक पहुंच रही हैं ताकि उनका उत्थान हो सके, इसलिए उनके लिए सब कुछ बराबर है। बहरहाल दीपक बघेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक बघेल जी, सही तो कह रहा है नाजिम जी कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जरूरत क्या पड़ी घर वापसी की बात करने की, कराची पाकिस्तान की बात करने की? योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपना बयान दिया है उस परफेक्ट को समझना चाहिए। सनातन धर्म पर लगातार कुठाराघात होता रहा, लगातार हमला होता रहा, ये पहली घटना नहीं है कि इस प्रकार से हुआ है। आप देखिए कि 1000 ईस्वी से लेकर जब तक मोहम्मद गौरी से लेकर मोहम्मद गजनवी से लेकर जब से लोग आते रहे, तो ऐसे हिंदुओं का पलायन करना, उनके ऊपर अत्याचार करना, अभी तक मैं समझता हूँ कि ऐसे 10 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिनके साथ जिनकी हत्या कर दी गई हो या जिनके साथ ऐसी घटनाएं की गई हो। देखिए टू नेशन थ्योरी आई देश के अंदर जो 1947 के अंदर टू नेशन थ्योरी के नाते से एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। आप पाकिस्तान के अंदर देखिए किस प्रकार से प्रदेश है 8% से वहाँ पर 2% हिंदू आबादी रह जाती है। वही दीपक बघेल जी आपके पास कोई ऐसा इनपुट है कि अगर बार बार कराची और पाकिस्तान की बात की जा रही है तो वहां पर जो प्रताड़ित हिंदू हैं, क्या उनकी घर वापसी की बात हो रही है या फिर ये किसी और घर वापसी का जिक्र हो रहा है? हमें थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए कीर्ति जी, घर वापसी लोग अपने मन से करते हैं। आप सनातन धर्म को अगर पसंद करते हैं, आपकी उसमें आस्था और विश्वास है, तो आप सभी का सनातन धर्म के अंदर स्वागत है और हम निश्चित रूप से ऐसे सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं हमारे धर्म के ऊपर या हमारे धर्म के। तो ऐसे ही कोई इस्लाम अगर अपना ले तो उसमें क्या गलती है? अगर स्वेच्छा से कोई इस्लाम अपना ले तो फिर उसमें क्या गलती है? नहीं, कोई गलती नहीं, हम लोगों को कोई उससे नहीं है, लेकिन जो स्वेच्छा से आना चाहते हैं उनका स्वागत है। उनको ये बताया जा रहा है कि आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एक करके, क्योंकि एक साथ अगर तीनों बोलेंगे तो मुझे किसी की आवाज नहीं आएगी। एक एक करके अभी दीपक जी बोले। हाँ प्रश्न मेरे से पूछा गया, लगता है मुझे उत्तर हाँ, बोलिए उत्तर लिखने का ज्यादा शौक है तो वो अपने समय पे दो, जितना चाहे दो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। बात ये है कि देखिए अगर कोई किसी प्रकार से कोई जोर जबरदस्ती से किसी धर्म को परिवर्तन करवाता है तो अपराध है और उस अपराधी को सजा दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। ठीक है, कोई अपनी मर्जी से अगर भुवन भास्कर जोशी जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गिनवाने के लिए विकास के कार्य नहीं है और इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो होता कि जो जो विकास के कार्य किए वो गिनवाते। नहीं, भगवान जी को वो विकास के कार्य नजर नहीं आएंगे। ये हमारी इकलौती एकमात्र सरकार है जिसने 100 दिन से लेकर 6 महीने से लेकर 6 साल अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड अगर जनता के सामने पेश करने का काम किया है तो केवल जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। जहाँ पर हमने 100 दिन से लेकर 6 साल की कार्य योजना के बारे में चर्चा की, हमने आवास योजना के बारे में चर्चा की, हमने सोचा नहीं। लेकिन छुट्टा पशुओं की दिक्कत तो आप अभी भी दूर नहीं कर पाए हैं। अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में कहा था कि एक सांड अपनी आंख बनवाने के लिए गया था क्योंकि उसे अपनी आंख ठीक करवा करके लखनऊ जाना था। अखिलेश जी को वो नहीं दिखेगा। एक सेकेंड दीपक जी, सबसे ज्यादा छुट्टा जानवर की समस्या बुंदेलखंड में हुआ करती थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बुंदेलखंड में गौशालाएं बनवाकर उन सारे छुट्टा जानवरों को संरक्षित करने का काम किया है। योगी अर्पित दास जी, चलिए मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ, लेकिन हम यहाँ पर नोएडा में रहते हैं जो कि मेट्रो सिटी मानी जाती है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा इकोनॉमिक सेंटर माना जाता है। यहाँ पर भी हम छुट्टा पशु की दिक्कत देखते हैं। इसमें जहां पर कमी होगी योगी सरकार की वो तो माननी होगी। दीपक जी देखिए हमारी सरकार के अंदर ऐसे जो निराश्रित गौवंश है उसको देखिए निराश्रित गौवंश को लिए लगातार काम किया जा रहा है। देखिए झांसी के अंदर विशेष रूप से पूरी योजनाएं चलाई जा रही है, तो पूरे प्रदेश के अंदर योजना चला रही है जहाँ पर भी निराश्रित गौवंश होगा तो गौशाला तक पहुंचाने का काम
हमारी सरकार ठीक है, नहीं आ रही है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, मुझे मिल गया आपका जवाब। हम उम्मीद करते हैं कि इस समस्या को जल्द से जल्द दूर कराया जाए, क्योंकि बार बार विपक्ष भी अपील कर रहे हैं और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे बार बार कह चुके हैं। लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, ये बात तो ठीक है कि अगर विपक्ष सनातन पर प्रहार करेगा तो कोई तो सनातन के पक्ष में बोलेगा। अगर एम.के. स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर सनातन पर प्रहार करेंगे तो कोई तो सनातन के पक्ष में बोलेगा। देखिए, पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सनातन इतना मजबूत है कि किसी के कुछ कहने से होता नहीं। लेकिन हुआ ना, स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने से हुआ, प्रतियां जलाई गई रामचरितमानस की। इन्होंने ये ज्ञान कभी स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं दिया होगा कीर्ति जी। ठीक है, योगी अर्पित दास जी, मैं आऊंगी आपके पास भी। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव में गए थे तो 80-20 की बात करके आए थे। पूरे देश में देखा, पूरे प्रदेश में देखा। निश्चित तौर पे आज जो समय है वो 6.5 साल का जो अपना कार्यकाल है उसका रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाने का है। लेकिन निश्चित तौर पे उनको पता है कि मैं चुनाव में जाने के लिए हम पे कोई योजना, कोई कार्यकाल, कोई हमारे कार्य नहीं। तो निश्चित तौर पे लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का कर, धार्मिक भावनाओं से खेल कर चुनाव, तो इसका मतलब विपक्ष के पास भी मुद्दे नहीं है। फिर तो ये माना जाए ना भुवन भास्कर जोशी जी कि विपक्ष के पास भी मुद्दे नहीं है। फिर आप जाति को बीच में क्यों लेकर के आते हैं? फिर आप किसी एक धर्म को टारगेट क्यों करते हैं? फिर तो विपक्ष के पास भी मुद्दे नहीं है, ये माना जाए। देखिए, मैं वही बताना चाहता हूँ, हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जाति की जनगणना की मांग जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई है, हम उस पर लड़ने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना का काम नहीं करना चाहती है। और निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, घोषी के परिणाम ने ये बताने को काफी है कि आप उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का सूर्यास्त। ठीक है, नाजिम खान जी, एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया था कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो हिंदू धर्म अपना रहे, क्या उन्हें पूजा पद्धति में दिक्कत तो नहीं आएगी? तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर वो अपनी पुरानी पद्धति को, अपने पूर्वजों की पद्धति को अपनी दिनचर्या में शामिल करते तो उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कीर्ति जी, बार बार जब बात आती है, मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक पद पर बैठने के बाद इस तरीके का बयान सही नहीं है। लेकिन जब अगर इसी बात को अगर कोई धार्मिक गुरु मुस्लिम अगर करता तो उसके खिलाफ अब तक है ना राष्ट्रपति के तहत कार्रवाई हो जाती। फिर तो आपको जो विपक्ष में जो सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं उनके लिए भी बोलना चाहिए। आपके लिए तो सभी धर्मों की अपनी अपनी इज्जत और अपनी अपनी प्रतिष्ठा है ना। केवल फिर जब इस्लाम की बात की जाती है तो तभी आप बोलते हैं। सनातन धर्म पर विपक्ष बोल रहा है, आप उनके बारे में नहीं कह रहे हैं। अब एक बात बताइए कीर्ति जी, पैगंबर इस्लाम पर नुपुर शर्मा ने कितनी भव्य टिप्पणी उस पर एक्शन हो गया और पूरे देश भर में जो तस्वीरें आई वो भी देश भर में देखी गई। क्या क्या तस्वीरें सामने आई? जान चलेगी। कीर्ति जी, आप मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि पैगंबर इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी नुपुर शर्मा ने करी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इस बात को कि जो नुपुर शर्मा का बयान है, तो आप मानते हैं ना देश में लोकतंत्र है? अगर ये घटना सामने आई थी तो कार्रवाई हुई, आप मानते हैं ना देश में लोकतंत्र है? नहीं, ये बताइए, नुपुर शर्मा ने इस तरह की बातें करी जहां पर राजस्थान के अंदर कन्हैया की हत्या होगी, लेकिन जब एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होती है, मुस्लिम को जय श्री राम का नारा लगाते हुए मार दिया जाता है, जब उसमें तो कोई नहीं बोलता। नाजिम जी, आपके पास केवल वो तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें किसी मुस्लिम युवक को पीटा जाता है, लेकिन अगर हम इस पूरे समाज में देखें, जो कि मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ कि दोनों तरफ की तस्वीरें सामने आती हैं, बहुत सी ऐसी तस्वीरें होती हैं जिसमें हिंदू धर्म के लड़कों को पीटा जाता है। तो ये दोनों ही तस्वीरें गलत है, मैं किसी भी एक भी तस्वीर को गलत नहीं कह रही। बहरहाल प्रसाद उठाने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, खंबे पर मारपीट कर दिया जाता है और वो इस तरह को मर जाता है। तो ये देखिए, ये सब क्या है? मैं ये कहता हूँ कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक कायम रहना चाहिए, लेकिन जब एक तरफा बातें होती है देश के अंदर, मुसलमानों को अलग रखा जाता है, तो ये सही नहीं है। ठीक है योगी जी, योगी अर्पित दास जी, एक तरफा बातें हो रही हैं देश में। जी कीर्ति जी, बिल्कुल हो रही है। सनातन धर्म के ऊपर जब ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग या अन्य दल, जो ये एक ठगबंधन बना है देश के अंदर, ये जो देश का ठगबंधन है, ये सनातन को टारगेट कर रहा है। लेकिन इसमें अल्पसंख्यक समाज का क्या दोष है? नहीं, ये बिल्कुल है, ये अल्पसंख्यक समाज के जो है हितैषी हैं
चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये तो सब इन्हीं के तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया है इन्होंने हमेशा सनातन का अपमान किया है। इन्होंने संतों के ऊपर लाठियां चार्ज करवाई हैं, इन्होंने हमेशा संतों के ऊपर लाठियां चार्ज करवाई हैं। आप वो बताइए ना, सनातन धर्म पे किस अल्पसंख्यक ने ये कहा कि सनातन धर्म गलत है? अरे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था हमेशा बनी है। कोई भी अगर सनातन धर्म के खिलाफ बात करता है तो वो सही नहीं है, उसके खिलाफ पूरे भारत की आवाम को आना चाहिए। अगर कोई भी किसी के धर्म पर उंगली उठाता है, लेकिन बात जब कीर्ति जी आपने कहा अल्पसंख्यक का क्या दोष है, तो इन्होंने अल्पसंख्यक को कहाँ जोड़ दिया? इसका मतलब ये है कि अल्पसंख्यक इनके दिमाग में एक नफरत। नाजिम जी, लेकिन ये भी हकीकत है, ये भी हकीकत है, जब अधिकतर मुसलमानों से बात की जाती है तो वो ही तारीफ करते हैं कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब इतना भयंकर माहौल होता था, आज हमें सुरक्षित माहौल मिल रहा है, आज हमें रोजगार मिल रहा है, तो हमें पीछे मुड़कर के नहीं देखना। जब हमारे बच्चे हाथों में पत्थर लेकर के घूमते थे, आज हमें रोजगार मिल रहा है, आज एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में लैपटॉप है। नहीं, ये नहीं याद आएगा, ये नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने, कीर्ति जी, जो भी योजनाएं दी हैं वो हर धर्म के लोगों को दी हैं, कोई धर्म का भेदभाव करके नहीं दी है। लेकिन ये लोग, ये हमेशा इनका एक लक्ष्य रहता है कि सनातन को टारगेट करना है और सनातन के ऊपर हमला लेकिन करना नहीं है। इसमें योगी अर्पित दास जी ये भी देखना होगा कि आखिरकार अल्पसंख्यक समाज में भ्रम की स्थिति पैदा कौन कर रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज खतरे में है आज, जबकि इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि कोई भी घटना सामने आती है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। बहरहाल मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं उसको जरूर पूछना चाहूंगी। दीपक बघेल जी, मेरा आपसे सीधा सा क्वेश्चन है, पाकिस्तान का जिक्र किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कोई बड़ा संदेश? क्योंकि लगातार आजकल गृह मंत्री अमित शाह भी पाकिस्तान का नाम बहुत ले रहे हैं। चुनावों से पहले कुछ बड़ा होने वाला है क्या? जल्दी से बताइए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कीर्ति जी। लगातार जिस प्रकार की जो बातें बताई जा रही है वो केवल एक इतिहास की बात है और इतिहास के अंदर वो दर्ज है। और जब उस बात अगर कहीं किसी बात की चर्चा चलेगी तो उसके इतिहास को भी देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास ही हमें सिखाता है कि हमने क्या गलतियां की और आगे हमें उन गलतियों से उभरने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, और हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से विकास की नई बात की जा रही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना की जा रही है। दीपक जी, बीजेपी अगर 80% पर फोकस करेगी तो 20% पर फोकस कौन करेगा? जी देखिए, हम तो पूरा 100% में फोकस कर रहे हैं कीर्ति जी। हमारी एक भी विकास योजना जो आप बता दीजिए जिसके साथ में किसी के साथ में हमने भेदभाव किया हो, किसी ने तुष्टीकरण की राजनीति हमने की हो, हमने तो जो योजना आई वो मुस्लिम को भी मिली, दलित को भी मिली, अल्पसंख्यक को भी मिली और एक अग्रणी जो स्थान पर बैठा व्यक्ति है उसको भी मिली। जो उस योजना के अंतर्गत आते थे हमने उन सबको वो योजना का लाभ देने का काम किया। ये देश योजनाओं से चलेगा। जो जरूरतमंद है, जो अंतिम पंक्ति के अंदर पायदान पर खड़े, ऐसे लोगों को सहायता पहुंचाने से काम चलेगा। ऐसी क्रिया में हमारी सरकार लगातार इस काम को करने में सक्षम रूप से आगे बढ़ रही है। लोगों को तो दिक्कत जब नहीं आती है, लगातार बोल रहे थे कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति बोल रहे, अरे संवैधानिक पद पर तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी बैठे हुए थे, वो भी तो राष्ट्र मानस की प्रतियों में जलवा रहे थे। अरे संवैधानिक पद पर तो चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, अन्यथा मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलती। मेरे पास वक्त की कमी है, अन्यथा मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप तो यूं ही चलता रहेगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने ये बड़ी बात कही है तो जरूर इसको लेकर के पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश गया होगा। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, लेकिन सीधा आपको पहले चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं।